हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब चैनल संजना विद्यापीठ। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। चलिए बेटा, कल आपने यहाँ पे परमाणु संरचना में इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखा, उसके E/m का अनुपात देखा। उसके बाद में आपने यहाँ पर प्रोटॉन की खोज भी की, उसके बाद में आपने न्यूट्रॉन की भी खोज की। अब हम यहाँ पर जो मूल कण पढ़ रहे थे उन्हीं का थोड़ा सा अपन रिविजन करते हैं, रिवाइज करते हैं। आइए, परमाणु के मूल कण क्या है? परमाणु के मूल कण। देखिए यहाँ पर परमाणु में कितने मूल कण थे? यहाँ पर 3। कितने थे बेटा? 3 मूल कण थे। पहला था आपके पास इलेक्ट्रॉन, क्या था आपके पास? इलेक्ट्रॉन। दूसरा था आपके पास प्रोटॉन, तीसरा था आपके पास न्यूट्रॉन। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं E से, प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं P से, न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं हमें N से। इलेक्ट्रॉन को E से, प्रोटॉन को P से और न्यूट्रॉन को N से। हम बात करें इनके आवेश की, तो इस पर आवेश का मान था -1.670217 into 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे ही प्रोटॉन पर आवेश था +1.670217 into 10⁻⁻19 कूलम, जबकि न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या था? 0। क्या था? 0। देखिए बेटा यहाँ पर इसी को हम एवरेज के रूप में लेते हैं। यहाँ पर तो एवरेज के रूप में यहाँ पर चार्ज माना जाता है। इस पे -1, इस पे +1 और इस पे क्या लिया जाता है बेटा? 0। जब भी अपन पढ़ेंगे यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना लेकर चलेंगे? -1। प्रोटॉन पे अपन कितना लेकर चलेंगे? +1 और न्यूट्रॉन पे कितना लेकर चलेंगे बेटा? 0। आवेश के बाद में बात करते हैं इनके द्रव्यमान की। तो आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना मिला था? 9.1094 into 10⁻⁻31 किलोग्राम। ऐसे ही यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.672 into 10⁻⁻27 किलोग्राम और इसका होता है लगभग इसी के इक्वल 1.674 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब इसी किलोग्राम को आपको रिप्रेजेंट करना है बेटा एटॉमिक मास यूनिट में। किसमें रिप्रेजेंट करना है बेटा? एटॉमिक मास यूनिट में। तो एटॉमिक मास यूनिट में इसका द्रव्यमान होता है 0.00054। कितना होता है बेटा? 0.0054। ऐसे ही यहाँ पर प्रोटॉन का होता है बेटा 0.008 क्लियर है? यहाँ पे प्रोटॉन का इससे थोड़ा सा अधिक होता है 0.00864। कितना होता है बेटा? 0.00864, जिसको हम अप्रोक्सीमेट यहाँ पर मानकर चलते हैं, औसत रूप में मान के चलते हैं कि इसका वेट लगभग क्या होता है बेटा? 0। इनके रेस्पेक्ट में देखिए ये मान क्या है बेटा? बहुत ही कम है। तो इसको हम कितना मान के चलते हैं? सॉरी बेटा, यहाँ पे इसका कितना आ रहा है? लगभग 1 के इक्वल। इसका भी लगभग कितना आ रहा है बेटा? 1 के इक्वल। क्लियर है? यहाँ पे क्या कहा मैंने यहाँ पर कि एटॉमिक मास यूनिट AMU, जिसको हम अभी वर्तमान में रिप्रेजेंट करते हैं U के द्वारा, तो एटॉमिक मास यूनिट में यहाँ पर इसका वेट कितना होता है? 0.0054। इसका होता है 1.00727। इसका होता है 1.00864। यहाँ पर इसको अपन लगभग किसके इक्वल मान सकते हैं? इनके रेस्पेक्ट में 0 के इक्वल, जबकि यहाँ पर इनका वेट कितना होता है बेटा? 1 के। हम बात करें इनके खोजकर्ता की, तो देखिए बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन था बेटा? सर जे थॉमसन। कौन था बेटा यहाँ पर? सर जे थॉमसन।
ऐसे ही देखिए यहाँ पर प्रोटॉन का खोजकर्ता कौन था बेटा? गॉलस्टाइन। कौन था बेटा? गॉलस्टाइन। ऐसे ही हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन का खोजकर्ता था बेटा जेम्स चैडविक। कौन था बेटा यहाँ पर? जेम्स चैडविक। क्लियर है यहाँ तक? ये कहानी अपन पढ़ चुके थे। ये टेबल आपको ज्यादा याद हो या नहीं हो, ये टेबल जरूर आप लोगों को याद में रखनी है, क्योंकि यही टेबल अपने आगे काम में आने वाली है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? चले, अब देखिए बेटा, आपने परमाणु में अपरमाणविक कणों की खोज कर ली। अब अपरमाणविक खोज करने के बाद आपको ये दिमाग में आया कि परमाणु के अंदर ये अपरमाणविक कण कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। यानी परमाणु के अंदर इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की व्यवस्था देखनी है, यानी आपको परमाणु की संरचना देखनी है। और परमाणु की संरचना देखने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अपनी अपनी धारणाएं प्रस्तुत की गई, अपने प्रतिरूप यहाँ पर प्रस्तुत किए गए। उन्हीं प्रतिरूपों में आपको यहाँ पर पढ़ना है। पहला अपने को पढ़ना है थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप, दूसरा अपने को पढ़ना है रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप, और तीसरा अपने को पढ़ना है बोर का परमाणु प्रतिरूप। टोटल आपको यहाँ पर 3 मॉडल पढ़ने हैं, 3 प्रतिरूप यहाँ पर पढ़ने हैं। एक के बाद एक मॉडल आपको स्टार्ट करना है। पहला मॉडल हम यहाँ पर लेते हैं थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप। क्या लेते हैं बेटा यहाँ पर? थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप। क्या लेते हैं बेटा? थॉमसन का परमाणु प्रतिरूप, जिसको यहाँ पर और नाम से जाना जाता है तरबूज मॉडल, और नाम बोलते हैं इसको रेजिन मॉडल। इसके अलावा और नाम हम बोलते हैं यहाँ पर प्लम पुडिंग मॉडल। क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल। क्लियर है यहाँ पे? क्या कहा कि थॉमसन का जो परमाणु प्रतिरूप है उसी का दूसरा नाम क्या है? तरबूज मॉडल, रेजिन मॉडल और प्लम पुडिंग मॉडल। देखिए बेटा, ये मॉडल क्या कहता है यहाँ पर, ये प्रतिरूप क्या कहता है यहाँ पर कि थॉमसन के अनुसार यहाँ पर परमाणु, थॉमसन के अनुसार यहाँ पर परमाणु एक क्या होता है? ठोसीय आवेशित गोला होता है। क्या होता है? एक ठोसीय आवेशित गोला होता है, जिसमें धन आवेश चारों तरफ एक समान रूप से वितरित होता है, जिसमें धन आवेश चारों तरफ यहाँ पर एक समान रूप से वितरित होता है। जैसे आपका जो तरबूज है, उस तरबूज के अंदर आपके पास लाल गिरी है, वो चारों तरफ एक समान रूप से वितरित होती है। उसी प्रकार परमाणु के अंदर भी यहाँ पर धन आवेश चारों तरफ एक समान रूप से वितरित होता है। अब देखिए, हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पर इनके अनुसार इलेक्ट्रॉन इस धन आवेशित भाग में, जैसे तरबूज की लाल गिरी में बीज अंदर की ओर धसे हुए होते हैं, वैसे ही यहाँ पर इस धन आवेशित गोले में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार धसे हुए होते हैं कि इस परमाणु के अंदर चारों ओर स्थिर वैद्युत विभव यहाँ पर उत्पन्न हो सके, एक उदासीनता यहाँ पर उत्पन्न हो सके। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तरबूज के बीज की भांति इसमें धसी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। तरबूज के बीज की भांति ये इलेक्ट्रॉन इसमें अंदर की ओर धसी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। क्लियर है बेटा यहाँ पर? तो देखिए, ये किससे समानता दर्शा रहा था? तरबूज से, प्लम से यहाँ पर समानता दर्शा रहा था।
इसीलिए यहाँ पर इसको तरबूज मॉडल भी नाम दिया जाता है। लेकिन देखें यहाँ पर जब आगे परमाणु के कुछ गुणों का अध्ययन किया गया तो उसमें इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं पाई गई, इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं पाई गई। तो इसी को सुधारते हुए यहाँ पर रदरफोर्ड क्या देते हैं, अपना नया प्रतिरूप देते हैं। रदरफोर्ड यहाँ पर क्या देते हैं बेटा, अपना नया प्रतिरूप देते हैं। लेकिन उस रदरफोर्ड के नए प्रतिरूप को पढ़ने से पहले आपको यहाँ पर एक टॉपिक पढ़ना है और उस टॉपिक का नाम है बेटा रेडियो एक्टिवता। उस टॉपिक का नाम क्या है बेटा, यहाँ पर रेडियो एक्टिवता। देखिए बेटा, रेडियो एक्टिवता या फिर इसे हम बोले रेडियो सक्रियता। रेडियो एक्टिवता या फिर इसे हम बोलते हैं रेडियो सक्रियता। देखिए बेटा, एक छोटी सी कहानी आपको यहाँ पर पढ़नी है। छोटी सी कहानी क्या है कि सीआईडी सब लोग देखते हैं। सीआईडी में सालों की लैब होती है। उस लैब में आप लोगों ने कुछ रेज निकलते हुए देखी होगी, अंधेरे में कुछ रेज निकलते हुए देखी होगी। ऐसे उसी के अनुरूप देखिए यहाँ पर एक साइंटिस्ट है हेनरी बैरकुले। एक साइंटिस्ट है हेनरी बैरकुले। हेनरी बैरकुले, हेनरी बैरकुले यहाँ पर क्या कहते हैं बेटा, यहाँ पर कि प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं, प्रकृति में यहाँ पर कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं, प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो स्वतः ही अपने आप ही यहाँ पर विकिरणों का क्या करते हैं बेटा, उत्सर्जन करते हैं। स्वतः ही अपने आप रखा हुआ ये टुकड़ा विकिरण का क्या करता है बेटा, उत्सर्जन करता है। तो इस घटना को यहाँ पर इस हेनरी बैरकुले के द्वारा नाम दिया गया रेडियो एक्टिवता या रेडियो सक्रियता, कि जब कोई पदार्थ यहाँ पर स्वतः ही विकिरणों का, अपने आप ही विकिरणों का क्या करता है बेटा, उत्सर्जन करता है, तो उस पदार्थ को यहाँ पर कहा जाता है रेडियो एक्टिवता या रेडियो सक्रियता। और जो पदार्थ यहाँ पर इन विकिरणों का उत्सर्जन कर रहा है उसको हम बोलते हैं रेडियो सक्रिय पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ। जैसे हम ले सकते हैं यूरेनियम, थोरियम, ये आपके क्या होते हैं बेटा, रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं जो स्वतः ही अपने आप ही विकिरणों का क्या करते हैं बेटा, उत्सर्जन करते हैं। तो आपने क्या कहा यहाँ पर कि पदार्थ के द्वारा स्वतः ही विकिरणों का उत्सर्जन करना, स्वतः ही विकिरणों का उत्सर्जन करना क्या कहलाता है बेटा, रेडियो एक्टिवता, रेडियो एक्टिवता। और जो पदार्थ यहाँ पर विकिरण का उत्सर्जन कर रहा है, विकिरण का उत्सर्जन कर रहा है, उसे हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ। क्या बोलते हैं उसे, रेडियो एक्टिव पदार्थ। ये घटना तो कहलाएगी रेडियो एक्टिवता और ये पदार्थ आपका क्या कहलाएगा बेटा, रेडियो एक्टिव पदार्थ। क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए इसी में हम आगे चल रहे हैं। यहाँ पर आगे चलते हुए हमें यहाँ पर 3 साइंटिस्ट लेते हैं। एक तो आती है अपने पास मेरी क्यूरी, एक आता है आपके पास रदरफोर्ड और एक आता है फ्रेडरिक सूडी। 3 साइंटिस्ट है, तीनों मिलकर के क्या कर रहे होते हैं, लेबोरेटरी में काम कर रहे होते हैं। और उसी काम के दौरान मेरी क्यूरी, रदरफोर्ड और फ्रेडरिक सूडी, ये तीनों जब लेबोरेटरी में क्या कर रहे होते हैं बेटा,
काम कर रहे होते हैं तो उसी समय यहाँ पर ये तीनों फ्रैक्शन के दौरान क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो आपके पास पदार्थ विकिरण का क्या कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है, उस उत्सर्जित विकिरण की प्रकृति को, उस उत्सर्जित विकिरण की जो प्रकृति है यहाँ पर, उस प्रकृति को समझने के लिए, उस विकिरण की प्रकृति को समझने के लिए इन्होंने यहाँ पर उन विकिरणों के पथ में एक विद्युत क्षेत्र लगाया। उन विकिरणों के पथ में क्या किया बेटा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया। तीन साइंटिस्ट थे, तीनों ने यहाँ पर इस रेडियो एक्टिवता वाली विकिरणों की प्रकृति को जानने के लिए इन्होंने उन विकिरणों के मार्ग में किसको रखा बेटा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र को। किसको रखा बेटा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र को। देखिए कैसे यहाँ पर ये कोई स्लेट है, इस स्लेट में क्या रखा हुआ है, ये रेडियो सक्रिय पदार्थ रखा हुआ है जो विकिरण का क्या करता है बेटा, उत्सर्जन करता है। यहाँ से विकिरण उत्सर्जित हो रही है, उन उत्सर्जित विकिरणों के मार्ग में क्या रखा गया है, विद्युत क्षेत्र। क्या रखा यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र। इधर है बेटा कैथोड जो होता है ऋण आवेशित, इधर है एनोड जो होता है धन आवेशित। कैसा होता है, धन आवेशित। तो देखिए यहाँ पर ये पदार्थ जब विकिरण का उत्सर्जन कर रहा है तो यहाँ पर उन विकिरणों में से कुछ विकिरण कैथोड की ओर मुड़ जाती है, कुछ विकिरण एनोड की ओर मुड़ जाती है और कुछ विकिरण यहाँ पर सीधे की सीधे निकल जाती है। कुल मिलाकर के यहाँ पर इस पदार्थ से तीन प्रकार की विकिरणों का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। ये पदार्थ यहाँ पर तीन प्रकार की विकिरणों का क्या कर रहा है, उत्सर्जन। एक कौन सी, जो कैथोड की ओर जा रही है, एक कौन सी, जो एनोड की ओर जा रही है, और एक वो जो सीधे यहाँ पर जा रही है। देखिए बेटा यहाँ पर जो किरण कैथोड की ओर जा रही है यानी ऋणावेश की ओर जा रही है, ऋणावेश की ओर कौन जाएगा, उसके विपरीत आवेश वाला। कौन जाएगा बेटा, विपरीत आवेश वाला यानी प्लस वाली स्पीसीज यहाँ पर जाएगी। और वो प्लस वाली स्पीसीज क्या है, यहाँ पर ये वाली विकिरण, और उस विकिरण को नाम दिया जाता है अल्फा। क्या नाम दिया जाता है, अल्फा रे। क्या नाम देते हैं बेटा, अल्फा किरण नाम देते हैं। कि वो किरण जो किसकी ओर जा रही है, ऋण आवेशित क्षेत्र की ओर, कैथोड की ओर जा रही है, उस किरण को क्या नाम दिया जाता है बेटा, अल्फा किरण नाम दिया जाता है। देखिए यहाँ पर ये अल्फा किरण क्या होती है, ये अल्फा किरण होती है द्विधन आवेशित, द्विधन आवेशित 4 इकाई द्रव्यमान वाली हीलियम नाभिक। क्या होती है यहाँ पर कि इस पर धन आवेश का मान तो कितना होता है, 2, द्रव्यमान कितना होता है, 4, और किसके नाभिक के जैसी होती है, हीलियम के नाभिक की जैसे होती है। किसके जैसे बेटा, यहाँ पर हीलियम नाभिक की जैसे होती है, इसीलिए इसको हम हीलियम नाभिक भी कहते हैं। अल्फा किरणों को यहाँ पर, अल्फा कणों को यहाँ पर हीलियम नाभिक भी दिया जाता है। क्लियर है बेटा यहाँ पर। दूसरी रेज देखिए जो कहाँ जा रही है, एनोड की ओर यानी प्लस वाले भाग की ओर जा रही है, यानी उन किरण पर कौन सा आवेश होगा बेटा, यहाँ पर ऋण आवेश। कौन सा आवेश होगा बेटा, यहाँ पर ऋण आवेश। तो इन ऋण आवेशित किरणों को हम नाम देते हैं बीटा रे। क्या नाम देते हैं यहाँ पर, बीटा रे। देखिए यहाँ पर बीटा रे होती है, बीटा रे होती है एकल ऋण आवेशित, एकल ऋण आवेशित इकाई द्रव्यमान वाली स्पीशीज, इकाई द्रव्यमान वाली स्पीशीज होती है। देखिए बेटा
क्या कहा मैंने यहाँ पर कि आपके पास एनोड की ओर यानी धन आवेश की ओर जो रे जा रही है उनको हम क्या नाम देते हैं बेटा, बीटा रे। ये बीटा रे यहाँ पर क्या होती है, एकल ऋण आवेशित यानी एकल रूप में ऋणावेश पाया जाता है और द्रव्यमान कितना होता है बेटा, इकाई यानी एक द्रव्यमान इनका पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपके पास थर्ड रे है जो न तो एनोड की ओर जाती है न ही कैथोड की ओर जाती है, वो सीधे निकल रही है, उसको अपन नाम देते हैं गामा रे। उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, यहाँ पर गामा रे नाम देते हैं। और गामा रे जो होती है बेटा वो क्या होती है, न्यूट्रल, उदासीन होती है। गामा रे जो है वो कैसी होती है बेटा, उदासीन होती है। देखिए बेटा इसमें कोई द्रव्यमान निहित नहीं होता, यानी यहाँ पर कोई द्रव्यमान निहित नहीं होता, यानी अपन ये कह सकते हैं कि ये एक कण के रूप में नहीं होती। इसके रूप में नहीं होती है बेटा, एक कण के रूप में, बाकी आपके कण के रूप में पाई जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो गामा रे है वो गामा रे कण के रूप में नहीं पाई जाती। देखिए बेटा आपको यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है, वैसे आगे और आ जाएगा। यहाँ पर इन तीनों रे में से गामा रे की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पर गामा रे सबसे ज्यादा हार्मफुल होती है। जैसे सूर्य से आने वाली जो यूवी रेज होती है वो अपने लिए हानिकारक होती है, उसी प्रकार उनसे भी ज्यादा खतरनाक कौन सी रेज होती है बेटा, गामा रेज होती है। इनकी फ्रीक्वेंसी, इनकी आवृत्ति सबसे उच्च पाई जाती है। क्लियर है बेटा यहाँ तक। ये थी आपके पास एक पॉइंट और रेडियो एक्टिवता, रेडियो सक्रियता। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा अब अपन चलेंगे अपने रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप की ओर। अब कहाँ चलते हैं बेटा, रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप की ओर चलते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप, रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप। देखिए यहाँ पर ये प्रतिरूप यहाँ पर एक प्रयोग के आधार पर दिया गया था, जिसे हम बोलते हैं स्वर्ण पत्रिका प्रयोग। ये जो आपका प्रतिरूप है, ये प्रतिरूप एक प्रयोग के आधार पर दिया गया था, जिसे हम कह रहे हैं स्वर्ण पत्रिका प्रयोग। देखिए प्रयोग क्या था यहाँ पर कि रदरफोर्ड ने यहाँ पर एक पतली सोने की पत्रिका ली। एक पतली क्या ली बेटा, सोने की पत्रिका। इस पत्रिका के चारों ओर इन्होंने लगा दिया जिंक सल्फाइड से बना एक प्रतिदीप्त पर्दा। इसके चारों ओर क्या लगा दिया इन्होंने, जिंक सल्फाइड से बना प्रतिदीप्त पर्दा। देखिए बेटा यहाँ पर रदरफोर्ड ने यहाँ पर रखे रेडियो सक्रिय पदार्थ से निकलने वाले अल्फा कणों को, निकलने वाले अल्फा कणों की यहाँ पर बौछार करवाई। किस पर बेटा, यहाँ पर इस सोने की पतली पत्रिका। यहाँ से इस रेडियो सक्रिय पदार्थ से निकलने वाले जो अल्फा कण थे, जो अल्फा कण थे, उन अल्फा कणों की यहाँ पर इस सोने की पत्रिका पर क्या करवाई, बौछार करवाई। तो देखिए यहाँ पर बौछार करवाने पर कुछ विकिरणें इस प्रकार से यहाँ पर इनको प्राप्त हुई प्रतिदीप्त पर्दे पर। प्रतिदीप्त पर्दे पर कुछ इस प्रकार से इनको प्राप्त होती है।
अब देखिए यहाँ पर प्रेक्षण क्या कहता है, इनका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है इस प्रयोग का। प्रयोग तो क्या था, सोने की पत्रिका पर इन्होंने अल्फा कणों की क्या करवा दी, बौछार करवा दी और उन कणों का विचलन देखने के लिए बाहर की ओर क्या लगा दिया, जिंक सल्फाइड का प्रतिदीप्त पर्दा। अब इस प्रेक्षण से, इस प्रयोग से यहाँ पर इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन लिए, कुछ प्रेक्षण लिए। उस प्रेक्षण में यहाँ पर पहला बिंदु क्या आता है कि यहां से, इस प्रयोग से ये देखा गया कि कुछ अल्फा कण, कुछ अल्फा कण कुछ कोण से विचलित होकर प्रतिदीप्त पर्दे पर प्रतिदीप्ति का क्या करते हैं, निर्माण। यहाँ से अल्फा कण इस सोने की पत्रिका से टकराते हैं और टकरा करके यहाँ पर कुछ कोण से विचलित होते हैं और इस प्रतिदीप्त पर्दे पर प्रतिदीप्ति का निर्माण करते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पर, कुछ अल्फा कण इस स्वर्ण पत्रिका को भेदते हुए, इस स्वर्ण पत्रिका को भेदते हुए ऐसे की ऐसे पार हो जाते हैं, गमन कर जाते हैं। ऐसे की ऐसे इस स्वर्ण की पत्रिका को भेदते हुए कहाँ चले जाते हैं बेटा, बाहर की ओर चले जाते हैं। थर्ड देखिए यहाँ पर प्रेक्षण क्या मिला है इनको, यहाँ पर कि इतने सारे जो कण जा रहे हैं उन कणों में से कुछ, मात्र ये कह सकते हैं 1000 में से यहाँ पर एक कण ऐसा होता है जो उस सोने की पत्रिका से टकराता है और टकरा करके पुनः उसी दिशा में लौट आता है। क्या कहा यहाँ पर कि हजारों में से एक कण सोने की पत्रिका से टकरा कर पुनः उसी दिशा में 180 डिग्री के कोण पर लौट आता है। जैसे कि बंदूक दागने वाले ने गोली दागी दीवार से गोली टकराई और टकरा करके उस दागने वाले पे ही आके क्या हो रही है, लग रही है। कुछ इसी प्रकार का दृश्य यहाँ पर था। आई चीज समझ में कि हजारों में से यहाँ पर एक कण ऐसा होता है जो इस पत्रिका से टकराता है और टकरा करके पुनः उसी दिशा में लौट आता है। ये यहाँ पर इनको कुछ क्या मिले थे बेटा, प्रेक्षण मिले थे। इन्हीं प्रेक्षणों को हम यहाँ पर और क्लियर शो कर सकते हैं यहाँ पर कि स्वर्ण की पत्रिका में परमाणु हम यहाँ पर बना सकते हैं। इस स्वर्ण क्या थे, परमाणु। ठीक है, यहां से क्या आए, अल्फा कण। कुछ अल्फा कण इस पत्रिका को भेदते हुए ऐसे की ऐसे कहाँ जा रहे हैं बेटा, बाहर की ओर जा रहे हैं। इस पत्रिका को भेदते हुए ऐसे की ऐसे कहाँ जा रहे हैं बेटा, बाहर की ओर जा रहे हैं, इसको पार करके निकल रहे हैं। कुछ कण यहाँ पर इस पत्रिका से टकराते हैं और कुछ कोण से विक्षेपित हो जाते हैं। यहां से टकराए और कुछ कोण से क्या हो गए बेटा, विक्षेपित हो गए। कि कुछ कण यहां से टकराते हैं और कुछ कोण से क्या हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। और कुछ कोण यहाँ पर ऐसे होते हैं जो यहाँ इस पत्रिका से टकराते हैं और टकरा करके पुनः उसी दिशा में लौट आते हैं। पुनः उसी दिशा में क्या हो रहे हैं, यहाँ पर लौट रहे हैं। चीज समझ में। अब देखिए बेटा यहाँ पर इन प्रेक्षणों से यहाँ पर कुछ निष्कर्ष निकल के आता है।
क्या निकल के आता है बेटा यहाँ पर निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है, प्रेक्षण के आधार पर कह रहे हैं कि कुछ अल्फा कण कुछ कोण से विचलित हो रहे हैं। कुछ अल्फा कण कुछ कोण से क्या हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं। मतलब विचलित होने का मतलब क्या है यहाँ पर कि जैसे ही ये इस नाभिक के आवेश के पास में आते हैं, इसके केंद्र के पास में आते हैं और उस केंद्र से उस धनावेशित भाग से टकराते हैं और टकरा करके यहाँ पर कहाँ लौट जाते हैं, दूर की ओर लौट जाते हैं। ये अल्फा कण कैसे आवेशित हैं, द्विधन आवेशित स्पीशीज थी। ये द्विधन आवेशित स्पीशीज यहाँ पर इस बीच वाले गोले से टकराती है और टकरा करके यहाँ पर क्या होती है, कुछ कोण से विक्षेपित हो जाती है। क्या कहा यहाँ पर कि परमाणु में उपस्थित धन आवेशित भाग से अल्फा कण टकराते हैं और कुछ कोण से विचलित हो जाते हैं। यानी केंद्र में कुछ ना कुछ धनावेश वाला भाग बैठा हुआ है। दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ अल्फा कण स्वर्ण पत्रिका को भेदते हुए क्या हो रहे हैं, पार हो रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि कुछ ना कुछ खाली जगह होगी परमाणु में, तभी तो वो क्या हो सकते हैं, उसको पार कर सकते हैं। ये कुछ ना कुछ क्या है यहाँ पर खाली जगह, तभी तो ये कण इसको क्या कर रहे हैं, पार कर रहे हैं। यानी परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है बेटा, खोखला होता है, खाली होता है, रिक्त होता है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट कण क्या कह रहा है कि एक ऐसा कण है जो सोने की पत्रिका से टकराता है और टकरा करके पुनः लौट रहा है। इसका मतलब कि परमाणु का जो मास है, द्रव्यमान है, वो एग्जैक्ट कहाँ बैठा हुआ है बेटा, परमाणु के अंदर एक जगह बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है बेटा, परमाणु के एक जगह बैठा हुआ है और उस एक जगह वाले भाग से वो किरण टकरा करके उसको ना तो पार कर सकती है, नहीं उससे विचलित हो सकती है, टकराती है और पुनः उसी दिशा में लौट आती है। ये चीज समझ में। क्या कहा यहाँ पर कि अधिकांश द्रव्यमान एक जगह केंद्रित होता है, एक जगह केंद्रित होता है। ये आपने क्या निकाले बेटा, निष्कर्ष। और इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर इन्होंने इस परमाणु का क्या दिया बेटा, प्रतिरूप दिया। इस परमाणु का क्या दिया बेटा, यहाँ पर प्रतिरूप। प्रतिरूप में यहाँ पर इन्होंने पहला बिंदु क्या बताया, देखिए यहाँ पर कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान उसके केंद्र में निहित होता है। परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान परमाणु के केंद्र में निहित होता है और इस केंद्र को क्या कहा जाता है बेटा, नाभिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे बेटा, यहाँ पर नाभिक कहते हैं। और इस नाभिक का आयतन परमाणु के कुल आयतन की तुलना में बहुत ही कम पाया जाता है। जैसे अपन ये मान सकते हैं कि अपने पास क्रिकेट का क्या है, ये पूरा मैदान है और उस मैदान के बीचों बीच सेंटर में आपने एक छोटी सी क्या रख दी, बॉल रख दी। तो वो बॉल तो क्या है बेटा, आपका नाभिक, और वो पूरा ग्राउंड क्या है बेटा, आपका यहाँ पर परमाणु। पूरा ग्राउंड क्या है बेटा, आपका यहाँ पर परमाणु। तो उस ग्राउंड की तुलना में वो बॉल क्या है, बहुत ही छोटी है, कम आयतन यहाँ पर घेर रही है। उसी प्रकार यहाँ पर परमाणु की तुलना में नाभिक का आयतन क्या होता है बेटा, बहुत ही कम होता है। जहां नाभिक की त्रिज्या तो होती है 10⁻⁻15 मीटर, जबकि परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। किसी को ये ज्यादा तो नहीं लग रहा बेटा, ज्यादा नहीं है, माइनस में है। देखिए बेटा वैल्यू
कम है। क्लियर है? तो नाभिक की त्रिज्या बहुत कम है परमाणु की तुलना में। क्लियर है यहाँ पे पहला बिंदु। दूसरा बिंदु देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर, इस नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षों में क्या लगाते हैं बेटा? चक्कर लगाते हैं। क्या कहा यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षों में क्या लगाते हैं बेटा? चक्कर लगाते हैं। वृत्ताकार कक्षों में क्या लगाते हैं बेटा? चक्कर लगाते हैं। क्लियर है? जब आपका इलेक्ट्रॉन इन वृत्ताकार कक्षों में चक्कर लगा रहा होता है तो उस समय नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या लगता है? एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। क्यों लगता है? क्योंकि बाहर की ओर तो क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित भाग, और केंद्र में यहाँ पर मास निहित है, और मास किसके कारण होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण। यानी नाभिक में कौन होता है बेटा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है लेकिन प्रोटॉन पे क्या होता है? धन आवेश। तो बाहर वाला ऋणावेश इस धनावेश के साथ क्या संबंध रखता है बेटा? स्थिर वैद्युत आकर्षण का, दो आवेशित पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण का। क्लियर है बेटा? यहाँ पे ये था आपके पास यहाँ पर रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप। देखिए इस प्रतिरूप में भी कुछ कमियां थी। अभी भी आपको यहाँ पर परमाणु की एग्जैक्ट संरचना का पता नहीं चला है, केवल इतना पता चला है कि नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर इलेक्ट्रॉन इन वृत्ताकार कक्षों में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। केवल इतना सा पता चला है। अब देखिए यहाँ पर बेटा रदरफोर्ड के इस प्रतिरूप में भी कुछ क्या है? कमियां हैं। कमियां कुछ दोष है। पहला दोष यहाँ पर क्या कहता है? पहली कमी यहाँ पर क्या कहती है इसकी? पहली कमी क्या कहती है यहाँ पर इसकी? कि आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन लगातार वृत्ताकार कक्षों में क्या लगा रहा है? चक्कर। तो देखिए बेटा जब कोई आवेशित पिंड वृत्ताकार पथ में क्या लगाता है? चक्कर लगाता है, तो अंततः यहाँ पर उसकी गतिज ऊर्जा में क्या आ जाती है? कमी। कमी आते ही वो कहाँ चला जाता है बेटा? नाभिक के पास, और नाभिक में जाते ही परमाणु का अस्तित्व क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। लेकिन द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार हम परमाणु को न तो उत्पन्न कर सकते और न ही नष्ट कर सकते। चीज समझ में यहाँ पर? तो जो पॉइंट इन्होंने लास्ट का दिया वही पॉइंट इनके दोष के रूप में इस मॉडल को कमी के रूप में, हार के रूप में यहाँ पर लेकर गया। कि इलेक्ट्रॉन जब इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में क्या आ जानी चाहिए? कमी। भाई अपन भी लगातार चक्कर लगाते जाएंगे तो अपनी भी ऊर्जा क्या हो जाती है? कम हो जाती है, अपन चक्कर खा के गिर जाते हैं। वही कंडीशन यहाँ पर है कि इलेक्ट्रॉन यदि लगातार चक्कर लगाएगा तो इसकी भी ऊर्जा में क्या आनी चाहिए? कमी। और जब कमी आएगी तो ये किसके अंदर गिरेगा बेटा? नाभिक के अंदर। जब ये नाभिक में आ जाएगा तो इसका अस्तित्व ही क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता। दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पर कि ये इलेक्ट्रॉन इस वृत्ताकार कक्षा में स्टेबिलिटी किस प्रकार ले रहा है? परमाणु यहाँ पर किस प्रकार से स्थायित्व को ले रहा है? तो उस परमाणु की स्थायित्व की भी यहाँ पर ये किसी प्रकार की कोई व्याख्या नहीं करता। क्लियर है? लास्ट यहाँ पर देखिए इसका दोष कि यहाँ पर ये प्रतिरूप जो है उस प्रतिरूप में यहाँ पर स्पेक्ट्रम के बारे में, परमाणविक स्पेक्ट्रम के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है। अब परमाणविक स्पेक्ट्रम क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये दोष याद रखना है कि इसमें कहीं पर भी परमाणविक स्पेक्ट्रा के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। कुल मिला के कितने दोष हैं? 3। पहला यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षक में चक्कर लगा रहा है तो वो नाभिक में क्यों नहीं गिरा। दूसरा यहाँ पर परमाणु का स्थायित्व कि परमाणु स्थायी किस रूप में है यहाँ पर। तीसरा यहाँ पर परमाणविक स्पेक्ट्रा की ये कोई व्याख्या नहीं करता। क्लियर है बेटा? यहाँ पर ये था आपके पास क्या? रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप, जिसमें प्रयोग ध्यान रखना है, प्रेक्षण ध्यान रखने हैं,
उसके निष्कर्ष ध्यान में रखने हैं और उन निष्कर्षों के आधार पर ये प्रतिरूप आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट आपको यहाँ पर इसके दोष याद रखना। क्लियर है बेटा? यहाँ पर ये था आपके पास दूसरा परमाणु प्रतिरूप। तीसरा अपने पास आता है बोर का परमाणु प्रतिरूप। ये बोर का परमाणु प्रतिरूप अपन कल पढ़ेंगे कैसे और किस प्रकार से ये दिया जा रहा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा।